हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद सीमा पर। तो आज के इस सेशन में हम लोग संसद, राज्यसभा और लोकसभा समितियों से जुड़े हुए प्रश्नों को करने वाले हैं। आप लोग आंसर करिएगा और लास्ट में अपने स्कोर को शेयर कीजिएगा कि आपने कितने आंसर यहाँ पर करेक्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में कौन सी विधि राज्यसभा के चुनाव में प्रयुक्त होती है? तो जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है वो किस विधि से होता है? क्या ये प्रत्यक्ष विधि से होता है, अप्रत्यक्ष विधि से होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों विधियों से होता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर बताइए इसके लिए क्या होगा। राज्यसभा के चुनाव में कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष विधि। इनडायरेक्ट मेथड से होता है राज्यसभा का चुनाव। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। अतः जो राज्यसभा का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष विधि से होता है, क्योंकि जो ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है ये कौन सी विधि है? अप्रत्यक्ष विधि। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप उपबंधित है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में, भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची में, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में, या फिर भारतीय संविधान की चतुर्थ अनुसूची में? तो जो संघ के मंत्री हैं उनके पद की शपथ का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है आपको बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं आप लोग। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में शपथ का वर्णन है। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं और संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप उपबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, या फिर मंत्री परिषद के सदस्य? तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करते हैं? तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने ही सदस्यों में अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का प्रमुख पदाधिकारी होता है और लोकसभा की सभी कार्यवाहियों का संचालन करता है। लोकसभा अध्यक्ष को सदन में साधारण मतदान का अधिकार नहीं है, वह केवल मत बराबर होने की दशा में एक निर्णायक मत दे सकता है। हर स्थिति में नहीं दे सकता है, लेकिन अगर जैसे कि बराबर हो गए मत तो वह एक निर्णायक मत दे सकता है। भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर, एएस अयंगर, हुकुम सिंह, या फिर नीलम संजीव रेड्डी? तो भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है। 1951-52 के दौरान नए संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव संपन्न हुए। तो कब हुए थे प्रथम आम चुनाव? 1952 में। तत्पश्चात गठित प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में जीवी मावलंकर को चुना गया और उनकी मृत्यु तक वो अपने इस पद पर रहे थे। 27 फरवरी 1956 तक वो इस पद पर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर का पूरा नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर, जो कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था और 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर यानी जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल को संभाले थे। क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो अभी हमने बात की इस पर, जीवी मावलंकर जी। क्वेश्चन नंबर 7, यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इसका विनिश्चय किसका विनिश्चय अंतिम होगा?
किसका निश्चय या किसका निर्णय अंतिम होगा? राष्ट्रपति का विनिश्चय, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का विनिश्चय, भारत के महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक का विनिश्चय या फिर लोकसभा के अध्यक्ष का विनिश्चय। तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसके बारे में अंतिम निर्णय किसका होता है आपको बताना है। राइट आंसर आप लोग बताएं, इसके लिए क्या होगा। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपने कितने करेक्ट आंसर किए हैं। तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है और लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब अध्यक्ष को बोलने का अधिकार होगा, वह अध्यक्षता नहीं करेगा, वह प्रथमतः मत देने का अधिकार होगा, वह सदन में उपस्थित नहीं रहेगा। तो अगर लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तो उसमें से क्या करेक्ट होगा आपको बताना है। तो राइट आंसर है तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोई भी आंसर सही नहीं है। जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन है तो अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, किंतु उसे लोकसभा में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा और ऐसी स्थिति में उसे मत देने का भी अधिकार होगा, किंतु निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संसद की किस समिति को संसद की तीसरी आंख कहा जाता है? प्राक्कलन समिति को, लोकसभा लोकलेखा समिति को, लोक उद्यम समिति को या फिर नियम समिति को? तो संसद की तीसरी आंख किस समिति को कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकलेखा समिति को संसद की तीसरी आंख कहा जाता है। भारतीय संसद की लोकलेखा समिति को तीसरी आंख कहा जाता है। लोकलेखा समिति भारतीय संसद की सर्वाधिक प्राचीनतम समिति है। तो अगर प्रश्न आता है कि सर्वाधिक प्राचीनतम समिति कौन सी है संसद की, तो लोकलेखा समिति। अब लोकलेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? 15 होते हैं और राज्यसभा से 7 होते हैं। इस समिति में सदस्यों का चुनाव किस पद्धति से होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। इस समिति का कार्य क्या है? तो इस समिति का कार्य क्या होता है? विभिन्न मंत्रालयों के व्यय और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करना। क्वेश्चन नंबर 10 है, संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होती है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के प्रति या फिर राज्यसभा के प्रति? तो जो संघीय कार्यपालिका है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? यानी प्रधानमंत्री और उनका मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राइट आंसर है इसके लिए लोकसभा के प्रति। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय व्यवस्था का मूल लक्षण होता है कार्यपालिका का जन निर्वाचित सभा लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व। अतः भारत में संघीय कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगेन वही क्वेश्चन है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप में उत्तरदायी होती है राज्यसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति या फिर लोकसभा अध्यक्ष के प्रति? तो किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित नेताओं के भारत के प्रधानमंत्री बनने का सही क्रम क्या है? कूट का प्रयोग करते हुए आप लोगों को आंसर देना है। तो जल्दी से एक बार नाम देख लीजिए। चंद्रशेखर, बीपी सिंह, आई.के. गुजराल, देवगौड़ा। तो कौन से पहले बाद प्रधानमंत्री बने हैं, कौन उनके बाद बने हैं? तो आपको इसको सही क्रम में लगाना है
कूट आपको दिखाया जाता है, कूट आप लोग देख लीजिए और राइट आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2143। बीपी सिंह बने हैं इन चारों में सबसे पहले। इन चारों की अगर बात करें तो बीपी सिंह पहले आएंगे, जो 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक रहे। फिर आएंगे चंद्रशेखर, 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक। एच.डी. देवगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक। और आई.के. गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 18 मार्च 1998 तक। क्वेश्चन नंबर 15 है, संसद की अनुमति से राष्ट्रीय आपातकाल को बढ़ाया जा सकता है अधिकतम 3 वर्ष के लिए, अधिकतम 1 वर्ष के लिए, अनिश्चित काल के लिए, अधिकतम 6 महीने के लिए। तो संसद की अनुमति से राष्ट्रीय आपातकाल को कितने समय तक के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत भारत का राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 माह के भीतर होना आवश्यक है। संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन के पश्चात आपातकाल 6 महीने तक जारी रहेगा तथा प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन से इसे आगे भी जारी किया जा सकता है। यानी कि एक बार में सिर्फ और सिर्फ अधिकतम 6 महीने तक के लिए ही लगाया जा सकता है और पुनः संसद के अनुमोदन से इसे आगे भी जारी रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वास्तव में सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं मंत्रिपरिषद द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की संयुक्त बैठक में या फिर प्रधानमंत्री द्वारा। तो जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? सो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिमंडल द्वारा। नीति संबंधी सभी महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा ही लिए जाते हैं तथा मंत्रिपरिषद केवल उन निर्णयों को लागू करती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में संसदीय सरकार को जाना जाता है लोकतांत्रिक सरकार, अनुत्तरदायित्व सरकार, उत्तरदायी सरकार या फिर बहुल सरकार। तो संसदीय सरकार को भारत में और किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, उत्तरदायी सरकार। सरकार की संसदीय व्यवस्था वह है जिसमें कार्यकारी अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का पाश्चात्य स्वरूप कहा जाता है। यह व्यवस्था कहाँ कहाँ है? ब्रिटेन में, जापान में, कनाडा में और भारत में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में, धन विधेयक के संबंध में, साधारण विधेयक के संबंध में या भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में। तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब होती है, किस स्थिति में होती है, आपको बताना है। तो उसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, साधारण विधेयक के संबंध में। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान दिया गया है। संयुक्त बैठक के बारे में उल्लेख किया गया है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित किया जाता है जब किसी साधारण विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में क्या हो? मतभेद हो। तो साधारण विधेयक के संबंध में ही केवल संयुक्त बैठक का प्रावधान है अनुच्छेद 108 के तहत। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन एक किसी राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने के लिए प्राधिकृत है? राष्ट्रपति, संसद, राज्यपाल या फिर विधान परिषद का अध्यक्ष। तो कौन है जो किसी राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने के लिए प्राधिकृत है? तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद। यानी कि राज्य की विधान परिषद को कौन समाप्त कर सकता है? संसद। भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार विधान परिषद की स्थापना करना और उन्मूलन करने का अधिकार संसद को है। क्वेश्चन नंबर 20, लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा के समक्ष, प्रधानमंत्री के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष या फिर वित्त मंत्री के समक्ष। तो लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है किसके समक्ष?
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के समक्ष। लोकलेखा समिति लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इनमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों समेत कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। लोकलेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है। तो ये वाला जो सेशन है, जो लोकसभा और राज्यसभा की समिति से जुड़े प्रश्न हैं, इसको हम कुछ पार्ट्स में करेंगे। ये पार्ट 1 है, इसके पार्ट 2 को देखना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो आएगा इसके बाद, तो आप लोग इसको भी देखें। तो आप सभी घटना चक्र के सभी वीडियो को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो आप लोग अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं, स्कोर शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।